हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने स्टार्ट किया था एंशिएंट स्पोर्ट्स। आज हम उसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है सेकंड टॉपिक? दैट इज़ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन एंशिएंट इंडिया। चलो बच्चों, जल्दी से ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन एंशिएंट इंडिया रिफ्लेक्ट अ रिच कल्चरल हेरिटेज। अगर हम पुराने स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? हमारा रिच जो कल्चर हेरिटेज है उसके बारे में, जो कि बहुत ही पुराने समय से आ रहा है। These activities were not just forms of recreation, सिर्फ ये टाइम पास के लिए या फिर लेजर टाइम के लिए नहीं था, बट ऑल्सो इंटीग्रल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल, रिलीजियस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो रिक्रिएशन के अलावा भी और सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, जैसे कि सोशल, रिलीजियस एंड एजुकेशनल एस्पेक्ट। दे प्लेड सिग्निफिकेंट रोल। ये सारी चीज़ों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। किस पे? फिजिकल फिटनेस पे, सोशल कोहेजन मतलब सोसाइटी एकता, ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट पे, ठीक है, एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स रहे हैं, हम एक एक करके आज उससे क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट सारे हम आज की क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो कैटेगरीज में बांटा गया है एक्चुअली स्पोर्ट्स को। तो पहली कैटेगरी जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ मार्शल आर्ट्स एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स। तो वही कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात करूँ तो वही कुश्ती हो गई, रेसलिंग हो गई, 1-to-1 जो लड़ाई होती है, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर ही आ जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ रेसलिंग। आप सबको पता होगा रेसलिंग, आपने मैचेस भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये है रेसलिंग। एंशिएंट इंडियन रेसलिंग ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू वैदिक समय। तो जब हम रेसलिंग की बात करते हैं तो हमने वैदिक टाइम्स में भी देखा है कि रेसलिंग तब से आ रही है, मतलब एंशिएंट समय से हमें देखने को मिल रही है। डिपिक्टेड इन स्क्रिप्चर्स एंड एपिक्स लाइक महाभारत एंड रामायण। तो रामायण एंड महाभारत जो हमारे पास एपिक्स देखने को मिलती है, यहाँ पर भी इसका जिक्र हुआ है। रेसलर्स कम्पीटेड इन मड पिट्स। बेसिकली क्या है कि जो रेसलर्स होते हैं ये बेसिकली मड पिट में खेलते हैं यूजिंग ग्रैपलिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो बेसिकली जब हम रेसलिंग की बात करते हैं तो रेसलिंग, आपने बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आपने दंगल मूवी देखी होगी, ठीक है। दंगल में आपने क्या देखा होगा? कुश्ती देखी होगी ना, कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक बंदा और दूसरे बंदे मड के ऊपर खेल रहे होते हैं इस तरह, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक पार्ट है ये। फिर आता है हमारे पास मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध की अगर बात करें, ये इसे क्या कहते हैं? ग्रैपलिंग। अनदर फॉर्म ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट मल्ल युद्ध इन्वॉल्व रेसलर्स इन इंटेंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट। ये आप जो देख रहे हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्चुअली मल्ल युद्ध ग्रैपलिंग का ये डायग्राम है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट आप देख रहे हो, फोकसिंग ऑन थ्रोज, जॉइंट लॉक्स एंड ग्राउंड फाइटिंग टेक्निक्स। तो बेसिकली ये किस पे फोकस करता है? थ्रोज के ऊपर, ठीक है, जॉइंट लॉक करता है और ग्राउंड फाइटिंग टेक्निक्स। देन वी हैव वर्मा कलाई। वर्मा कलाई ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स को कहा जाता है, दैट इज वर्मा कलाई। वर्मा कलाई आया कहाँ से है? ये है ओरिजिनेशन इसका तमिलनाडु एंड केरला। वर्मा कलाई एम्फोसाइज क्या करता है? प्रेशर पॉइंट्स। ये देखो, आप ये देख पा रहे हो प्रेशर पॉइंट्स। तो ये क्या कर रहा है? प्रेशर पॉइंट्स पे एम्फोसाइज करता है। किसके लिए? फॉर सेल्फ डिफेंस, हीलिंग और कॉम्बैट स्किल्स के लिए। तो किसके लिए? सेल्फ डिफेंस, हीलिंग एंड कॉम्बैट स्किल्स के लिए। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ वर्मा कलाई। नेक्स्ट वी मूव टू आर्चरी एंड वेपन। तो आर्चरी सबको ही पता होगा, धनुर्विद्या के बारे में, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द आर्चरी। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक बोर्ड है, ये यहाँ से बो एंड एरो है इनके पास, ठीक है। एरो निकलेगा और मेन आपका सेंट्रल पॉइंट क्या है? यहाँ पर आपको वो एरो को फिक्स करना पड़ता है। तो धनुर्विद्या जिसे क्या कहते हैं? धनुर एंड विद्या मतलब धनुष से रिलेटेड विद्या, दैट इज साइंस ऑफ आर्चरी। द एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ आर्चरी धनुर्विद्या इनकम्पास्ड बो एंड एरो टेक्निक। तो इसमें बेसिकली आप क्या देखते हो? बो एंड एरो की टेक्निक देखते हो, ठीक है। और क्या एम लगाते हो आप? एग्जैक्ट पॉइंट पे प्रिसिशन, ठीक है। एंड हंटिंग स्किल्स क्रूशियल फॉर वॉरफेयर एंड रॉयल स्पोर्ट्स। तो बेसिकली ये जो आप यहाँ पर एम जो लगा रहे हो या फिर जो हंटिंग स्किल्स के काम आता है, क्यों? क्योंकि बेसिकली ये वॉरफेयर और एक रॉयल स्पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये वॉरफेयर में भी बहुत काम आता है, हंटिंग के काम आता है, ठीक है।
मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज गड़ा या गड्ढा, ठीक है। गड्ढा मतलब मेज फाइटिंग। आपने हनुमान जी के हाथ में एक देखा होगा ना गड्ढा, इस टाइप का, इसे बोलते हैं, ठीक है। सो वॉरियर्स प्रैक्टिस गदा युद्ध wielding maces in combat training, symbolizing strength, agility and proneness in battles। तो बेसिकली ये जब युद्ध होता है तो इसमें होता क्या है, इसमें स्ट्रेंथ, बेसिकली इसमें स्ट्रेंथ लगती है, फिर क्विकनेस, अजाइलिटी, क्विकनेस एंड प्रोनेस, मतलब बहादुरी की बात हो रही है यहाँ पर, करेजियसनेस की बात हम कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट गदा, ठीक है। तो मेज फाइटिंग इस तरह की होती है। फिर हमारे पास आते हैं कुछ इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स, जो कि हमारा पहला है दैट इज पोलो। क्या है पहला हमारे पास? पोलो, जिसे पुल्लू भी कहते हैं, ये संस्कृत टेक्स्ट से आया हुआ वर्ड है, ठीक है। सो नोन एज पोलो इन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट, पोलो वॉज अ पॉपुलर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट अमंग इंडियन रॉयल्टी, शोकेसिंग क्या, अगर मैं पोलो की बात करूँ तो बेसिकली पोलो क्या है, 4+4 की दो टीम्स होती है, दो टीम्स होती है, जहाँ पर हर टीम में 4 पार्ट लोग होते हैं, ठीक है। उस हिसाब से दिस इज़ द स्टिक, इसके साथ ये गेम खेली जाती है हॉर्स के ऊपर। तो बेसिकली इससे क्या पता चलता है, ये गेम बेसिकली क्या शोकेस करती है, ये बताती है हमारे राइडिंग स्किल्स के बारे में, टीम कोऑर्डिनेशन के बारे में एंड स्ट्रैटेजिक गेम प्ले। तो आप देख रहे होंगे कि हम जितने भी गेम्स पढ़ रहे हैं सबके पीछे कुछ ना कुछ उसका कोई रीज़न आपको देखने को मिल रहा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है या कौन सी स्किल आप डेवलप कर रहे हो। जैसे जब हम पोलो खेल रहे हैं तो इसमें क्या स्किल डेवलप हो रही है, दैट इज़ टीम स्पिरिट डेवलप हो रहा है, या फिर हम राइडिंग स्किल देखने, हॉर्स राइडिंग स्किल्स चेक कर पा रहे हैं, या फिर स्ट्रैटेजीज यूज़ होती है, क्योंकि गेम जब आप खेल रहे हो तो डेफिनेटली आप स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे या जीत पाओगे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज हॉर्स रेसिंग। इक्वेस्ट्रियन आपको पता होना चाहिए, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू हॉर्स से ही हम सारी गेम्स के बारे का जिक्र कर रहे हैं। सो दिस इज हॉर्स रेसिंग। हॉर्स रेसिंग तो आपने सब में देखा होगा कि दिस इज हॉर्स, लोग इस पे रेस करते हैं, बेटिंग्स भी होती है। इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स जैसे कि हॉर्स रेसिंग की अगर बात करें तो हॉर्स रेसिंग में क्या देखने को मिलता है, हॉर्स रेसिंग में देखने को मिलता है स्पीड, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ अ रेस, तो डेफिनेटली जब रेस की बात करेंगे तो स्पीड चेक होगा, स्टैमिना चेक होगा, ब्रीडिंग एक्सेलेंस, जो हॉर्स की ब्रीड है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है क्योंकि रेस की बात हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या सिंबलाइज करिए, अरिस्टोक्रेटिक स्टेटस, जो हाई लेवल के स्टेटस है उसके बारे में, एंड कैवलरी प्रोनेस। कैवलरी क्या होती है, कैवलरी आपने देखा होगा पुराने ज़माने पे बहुत जो आर्मी का पार्ट होता है वो युद्ध करता था हॉर्स के ऊपर, उसे ही बोलते हैं कैवलरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेडिशनल रूरल स्पोर्ट्स, मतलब पुराने ज़माने पे जो स्पोर्ट्स हुआ करते थे उसके बारे में। हम आज के समय भी उसको बहुत बढ़ावा देना हमने भी शुरू कर दिया है वापस से। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कबड्डी। सो दिस इज़ कबड्डी, जिनको नहीं पता बहुत लोगों ने तो खेला भी होगा बचपन में। सो दिस इज़ कबड्डी, जो मड पे खेली जा रही है, आप देख पा रहे हो। ये टीम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, क्योंकि दो, आप देखोगे दो साइड्स होते हैं, इसमें टीम होती है दो, ठीक है। कबड्डी इन्वॉल्व रेडर्स टैगिंग, और टैगिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली टच होता है, जो आप छू के जाते हो ना उसे बोलते हैं टैगिंग ओपोनेंट्स वाइल होल्डिंग देयर ब्रेथ एंड चैंटिंग। इसमें क्या होता है, टच किया और फिर अपनी ब्रेथ को होल्ड करके क्या बोलते हैं, कबड्डी कबड्डी बोलते हैं ना। इट प्रमोट, क्या प्रमोट करता है, अजाइलिटी, मतलब क्विकनेस, स्ट्रेंथ, टीम वर्क, फटाफट डिसीजन किस तरह लिया जाता है, ये सारी एक्टिविटीज़ आप इससे डेवलप होती है, ये सारी चीज़ों का यूसेज इस गेम में होता है। देन वी हैव खो खो। बहुत सारे लोगों ने ये बचपन में तो खेला ही होगा खो खो। खो खो क्या होता है, ये भी एक गेम है, ये भी क्या है, बहुत ही पॉपुलर चेजिंग गेम है। आप देख पा रहे हो, ये है, इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, दो टीम्स होती है, 12 प्लेयर्स होते हैं, बट बेसिकली खेलते कितने हैं, इसमें सिर्फ 9 प्लेयर्स ही, दोनों टीम के 9 प्लेयर्स ही खेलते हैं, ठीक है। तो पॉपुलर चेजिंग गेम खो खो रिक्वायर्ड प्लेयर्स टू टैग ओपोनेंट्स व्हाइल अवॉइडिंग बीइंग टैग देमसेल्फ। तो वो क्या करता है, दूसरे को टच करता है और अवॉइड करता है खुद टच होने से विद इन अ डेजिग्नेटेड एरिया। आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर ये खेल रहे हैं। एनहांसिंग स्पीड, इसमें क्या क्या काम आता है, स्पीड, अजाइलिटी एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। तो आप देख रहे हो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हमेशा हर जगह पे हर गेम में आपको देखने को मिल रही है। तो स्ट्रैटेजी, क्योंकि गेम खेल रहे हो स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी क्योंकि आपको मूव्स करने हैं, ठीक है।
तो स्ट्रैटेजी थिंकिंग हो गया, स्पीड हो गया और अजाइलिटी हो गई। नेक्स्ट वी हैव बोर्ड गेम्स एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। तो जहाँ जहाँ बोर्ड गेम्स है वहाँ हमारा दिमाग का यूसेज तो होगा ही डेफिनेटली। अभी तक के जो हम गेम्स देख रहे थे उसमें हमारा स्ट्रेंथ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही थी, टीम स्पिरिट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही थी। अभी हम जो गेम खेलेंगे इसमें दिमाग की ज़रूरत या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारा इससे डेवलप होता है। सबसे पहला जो हमारे पास बोर्ड गेम्स में आता है दैट इज़ चेस। चेस हम पुराने ज़माने से देखते आ रहे हैं कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट गेम है, ठीक है। ये सिंबलाइज क्या करता है, स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर टेक्निक्स। बेसिकली जो पुराने ज़माने में वॉर्स होते थे, ये एक स्ट्रैटेजी, एक टेक्निक डेवलप करने के ये काम आता है। एंड रॉयल कोर्ट इंट्रिग, प्रमोटिंग एनालिटिकल थिंकिंग, फोरसाइटनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जब आप चेस की बात करते हो तो आपके ये तीन चीज़ें डेवलप हो जाती है, ये तीन चीज़ों का यूसेज भी होता है। जैसे कि एनालिटिकल थिंकिंग, क्योंकि आप एनालाइज करोगे तभी तो आप मूव्स करोगे ना। फिर फोर साइटेडनेस, आगे का आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप गेम खेल रहे हो तो आगे का सोच के ही वो मूवमेंट करोगे, ठीक है। और इससे क्या कर रहे हो आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट इज चेस। देन वी हैव स्नेक्स एंड लैडर्स। स्नेक्स एंड लैडर्स ये पुराने ज़माने की अगर आप देखोगे ना, सो ये है आपकी स्नेक्स एंड लैडर, पुराने ज़माने की बोर्ड गेम है ये, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो दीज आर द स्नेक्स, ठीक है। आप जाओगे, फिर वो आपने सांप सीढ़ी खेली होगी ना, लूडो में भी सेकंड वाला जो सेक्शन होता है सांप सीढ़ी वाला। सो दिस इज़ अ सेम काइंड ऑफ अ गेम। सो स्नेक्स एंड लैडर में क्या होता है, स्नेक्स एंड लैडर रिप्रेजेंट करता है आपके मॉरल वर्च्यूज़ को एंड स्पिरिचुअल असेसिएशन थ्रू बोर्ड स्क्वायर्स ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स टीचिंग। ये क्या एक्चुअली बताता है, ये आपके कर्मा और डेस्टिनी के बारे में बताता है, ठीक है। सो स्नेक एंड लैडर इज रिलेटेड टू कर्मा एंड destiny. So everybody knows about this game. Let's move to the next part, that is traditional festivals and folk games. तो पुराने ट्रेडिशनल कुछ देख लेते हैं, फोक गेम्स क्या है और या ट्रेडिशनल गेम्स क्या है। तो मकर संक्रांति जो फेस्टिवल जनवरी के महीने 13-14 को जब भी आता है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप काइट फ्लाइंग देख पाते हो। ये देखो, ये दिस इज़ अ काइट, दीज आर द काइट्स, ये सारी फ्लाई होती है कब, मकर संक्रांति की हम बात कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग मकर संक्रांति काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन सेलिब्रेटेड द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग, प्रमोटिंग क्या, अब जब आप ये गेम खेल रहे हो, अगर आप काइट फ्लाई कर रहे हो तो इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है, दैट इज़ हैंड एंड आई का कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपकी आँख थोड़ी सी इधर गई, आपकी पतंग कट गई, ठीक है। सो आप क्या देख रहे हो, हैंड एंड आई का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। आप क्रिएटिविटी देख पा रहे हो, पहले पतंग सिर्फ इस तरह की आती थी, एक सिंपल सी पतंग होती थी, ठीक है। अभी देखो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस देखने को आपको मिलते हैं और पतंगों का साइज़ भी बहुत बड़ा होता चला जा रहा है आजकल के, तो लोग बहुत शौकीन भी है। तो आप देख रहे हो कि डिज़ाइंस में भी क्रिएटिविटी आ रही है। एंड ये कम्युनल फेस्टिवल है, ठीक है, तो कम्युनिटी बेस्ड फेस्टिवल है, लोग आपस में मिलके ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द गिल्ली डंडा। आई होप ये भी आप लोगों ने शायद देखा ही होगा। ये है गिल्ली, ठीक है, और ये है डंडा। तो आप इस कॉर्नर पे, ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो, इस पे डंडे से मारा जाता है और फिर गिल्ली के साथ खेला जाता है। सो सिमिलर टू द बेसबॉल, ये कौन से गेम के सिमिलर है, दैट इज बेसबॉल, इन्वॉल्व हिटिंग अ स्मॉल वुडन स्टिक। तो ये जो है, इसे जो गिल्ली बोल रहे हैं, ये क्या है, एक स्मॉल वुडन स्टिक ही है, ठीक है, विद अ लार्जर वन, डंडा। तो ये क्या हो गया, ये गिल्ली हो गई जो छोटी वाली है, और बड़ा वाला क्या हो गया, डंडा हो गया। इससे क्या पता चल रहा है, प्रिसिशन, टाइमिंग, वो प्रिसाइज होने की बात कर रहा है, टाइमिंग की बात कर रहा है, एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स अमंग द प्लेयर्स। तो ये तीन चीज़ों की बात कर रहा है, टाइमिंग्स की बात कर रहा है, एग्जैक्टनेस, क्विकनेस, ये सारी चीज़ें इस पे आ जाती है। नेक्स्ट वी हैव कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड एजुकेशनल वैल्यूज़। तो ये सारी हमने गेम्स अब देख ली है, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो सोशल कोहेजन एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और गेम्स की अगर बात करते हैं, ये जो पुरानी गेम्स है या फिर स्पोर्ट्स है, ये हमारा फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ और क्या करता है, सोशल कोहेजन, मतलब सोसाइटी को बाइंड करके रखता है, कम्युनिटी को बाइंड करके रखता है, एकता बना के रखता है, ठीक है। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है पार्टिसिपेंट्स पे, मतलब एक दूसरे के लिए, फोस्टरिंग कैमरेडरी एंड यूनिटी। कैमरेडरी क्या होता है, बेसिकली ये
कहा जाता है अगर आप एक दूसरे के साथ काम करते हो तो आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स वगैरह हुआ करती हैं उससे क्या होता है, आपस में लोगों का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, आपस में दोस्ती हो जाती। कहीं भी आप खेलने के लिए जाओ एक टीम वर्क में तो आप देखोगे ना कि लोगों के बीच में एक ट्रस्ट और एक फ्रेंडशिप बढ़ जाती है, ठीक है, यूनाइटेड रहते हैं ये लोग। दे सर्व्ड एज प्लेटफॉर्म फॉर सोशल इंटरेक्शन, इस तरह क्या आप इंटरेक्ट कर सकते हो, कल्चर एक्सचेंज होता है एंड शेयरिंग ऑफ जो भी रीजनल कस्टम्स होते हैं उसको शेयर करते हो आप। फोकलोर जो पुरानी स्टोरीज आ रही हैं वो सारी चीज़ों को आप अलग अलग कम्युनिटीज़ में क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ठीक है। देन वी हैव फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ बेनिफिट्स। फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो आप बेसिकली फिजिकल फिटनेस में क्या होता है, जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि रेसलिंग, ये भी फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, ये सारे फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करते हैं, आपके स्टैमिना को इंक्रीज करते हैं, अजाइलिटी बढ़ाते हैं, मतलब प्रॉम्प्टनेस बढ़ाते हैं, क्विक करते हैं, एंड एंड्योरेंस अमंग द पार्टिसिपेंट। तो जब भी आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ होगी तो फिजिकल एक्टिविटीज़ बेसिकली आपकी जो बॉडीली स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा फोकस करती हैं ये चीज़ें। ट्रेडिशनल गेम्स एनकरेज्ड आउटडोर प्ले, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड ओवरऑल वेलबींग। जब हम पुरानी गेम्स की बात करते हैं तो क्या हम इंडोर गेम्स देख रहे हैं, हमने जितनी भी गेम्स पढ़ी है वो सारी के सारे हमने आउटडोर गेम्स ही पढ़ी है ना। सो दीज जो भी ट्रेडिशनल गेम्स होती थी वो बेसिकली फोकस कहाँ करती थी, आउटडोर प्ले पे। लोग बहुत एक्टिव हुआ करते थे, उनकी लाइफस्टाइल जो थी वो बहुत ही एक्टिव है और इससे क्या ओवरऑल वेलबींग बढ़ता था और हेल्थ एंड फिटनेस अच्छी रहती थी। ये सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हो अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपका जो आउटडोर गेम जब बढ़ता है तो बेसिकली आप एक्टिविटीज़, आपकी लाइफस्टाइल पे भी चेंजेस आएगा, आप बहुत एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है स्किल डेवलपमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज। स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स क्या ट्रांसमिट करता है, ये कल्चरल हेरिटेज को ट्रांसमिट करता है। क्या हम जो पुरानी चीज़ें जो आ रही है जनरेशन पे जनरेशन हम क्या कर रहे हैं उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। एथिकल वैल्यूज़ और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स थ्रू स्टोरी टेलिंग, रिचुअल्स, आप देख रहे हो फेस्टिवल्स में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी हमने मकर संक्रांति किस पे देखी, ये एक फेस्टिवल है ना जहाँ पर काइट फ्लाई की जाती है। सो आप देख रहे हो किस तरह रेलिवेंट हो रही हैं चीज़ें कि एक फेस्टिवल के साथ आप गेम को जोड़ रहे हो, इससे क्या हो रहा है, लोगों का कोहेजन बढ़ रहा है। दे प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म फॉर स्किल डेवलपमेंट। जितनी भी गेम्स आपने देखी उससे कोई ना कोई आपकी स्किल डेवलप हो रही है, कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो रही है, कहीं आपका फिजिकल स्ट्रेंथ स्टैमिना बढ़ रहा है, तो कोई ना कोई स्किल तो डेवलप हो रही है। लीडरशिप क्वालिटी भी है, जब आप गेम ग्रुप में खेलते हो तो लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होगी, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग क्योंकि स्ट्रैटेजीज यूज़ होती हैं, ठीक है। स्पोर्ट्समैनशिप अमंग यंगर जनरेशन, प्रिजर्विंग इंडिजिनस नॉलेज एंड क्राफ्ट्समैन। इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न स्पोर्ट्स एंड कल्चरल रिवाइवल। तो रिवाइवल एंड प्रिजर्वेशन एफर्ट्स की बात करते हैं। एफर्ट्स टू रिवाइव ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये पुरानी जो हमारे स्पोर्ट्स एंड गेम्स है उसे रिवाइव क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कल्चरल प्राइड है, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसे हम कंजर्व करके रखें, उसे हम प्रमोट करें एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट हो पूरे भारत के अंदर। नेशनल एंड रीजनल इनिशिएटिव्स सपोर्ट इंडिजिनस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स। जब हम नेशनल और रीजनल लेवल पे कोई इनिशिएटिव्स लेते हैं तो ये क्या करता है, ये जो इंडिजिनस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं उसे सपोर्ट करता है। फोक फेस्टिवल्स जो होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें कंडक्ट क्यों कराए जाते हैं, टू री इंट्रोड्यूस ट्रेडिशनल गेम्स। तो जैसे आप इंडिजिनस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स देखते हो, डिफरेंट टूर्नामेंट्स हो गए या फिर पुराने फेस्टिवल्स जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ये सारी की सारी चीज़ों से क्या हो रहा है कि जो भी ट्रेडिशनल गेम्स हैं हम आगे के जनरेशन्स को पास कर रहे हैं, री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड अडेप्टेशन। ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड अडेप्टेशन, ट्रेडिशनल और
अगर इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि कबड्डी आप देख रहे हो, खो खो देख रहे हो, योगा देख रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, पूरी दुनिया इसे जानती है, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल स्पोर्ट्स ट्रेंड, वेलनेस प्रैक्टिसेस एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, दे इंस्पायर क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस। तो जब ये सारी गेम्स आप देख रहे हो, इससे बेसिकली क्या हो रहा है, डिफरेंट कल्चर्स आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं, स्पोर्ट्स टूरिज्म होते हैं, एंड कोलाबोरेटिव एफर्ट्स इन प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इनिशिएटिव। तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स लेने पे क्या होगा, आप डाइवर्सिटी को बढ़ाओगे, चीज़ों को इंक्लूड करोगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट, हम लास्ट पोर्शन जो इसका है दैट इज़ कंक्लूजन वाला पार्ट, वो हम एक बार देख लेते हैं, फिर हमारा आज का टॉपिक ये ख़त्म हो जाएगा, जो भी हमारा एंशिएंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें थी। सो लेट्स सी द कंक्लूजन। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो भी हमारे एंशिएंट इंडिया में हुए हैं, ये बेसिकली एम्फोसाइज क्या करते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और फिजिकल प्रोनेस, ठीक है, एम्बेडेड इन सोशल रिचुअल्स, रॉयल पैट्रोनेज एंड कम्युनिटी सेलिब्रेशन। सो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिफरेंट ओकेजन्स में भी देखते हैं ये सारी गेम्स को। दे कॉन्टिन्यू टू रेजोनेट एज सिम्बल्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, रीजनल आइडेंटिटीज एंड टाइमलेस विजडम पास डाउन थ्रू जनरेशंस। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा कल्चरल जो हेरिटेज है उसे हम प्रिजर्व करके उसे हम फॉरवर्ड लेकर जा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। बाय सेलिब्रेटिंग एंड प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जब हम ये गेम्स को, जो पुरानी गेम्स है, जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं या फिर हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, तो इंडिया ऑनर्स इट्स रिच लेगेसी ऑफ एथलेटिज्म, क्रिएटिविटी एंड कलेक्टिव स्पिरिट, फोस्टरिंग अ लेगेसी ऑफ क्या है, यूनिटी, resilience and cultural vitality in the modern era. So this was all about the sports का सेकेंड वाला टॉपिक। आई होप सारी गेम्स आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी, क्योंकि आप सारी गेम्स पहले से ही जानते हो। सो यू कैन जस्ट गिव अ रीडिंग टू इट, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी गेम से कौन सी स्किल आपकी यूज़ हो रही है या कौन सी स्किल आपकी डेवलप हो रही है। सो दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन ओनली, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और जो भी टूर्नामेंट्स हमारे इंडिया में हुए हैं सिंस एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक के, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं आपको नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर।